नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल केएल की बातें में। तो इस चैनल की इस सीरीज में हम लोग सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई पुस्तक वरदान का ऑडियो फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं इस पुस्तक का चौथा अध्याय, एकता का संबंध पुष्ट होता है। कुछ काल से सुवामा ने द्रव्याभाव के कारण महाराजिन कहार और दो महरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब न तो उनकी कोई आवश्यकता थी और न उनका व्यय ही संभाले संभलता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का कामकाज वह करती थी, रसोई सुवामा स्वयं बना लेती, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था ही नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे यह गति हुई कि जब देखे ज्वर विद्यमान है, शरीर भूना जाता है, न खाने की इच्छा है न पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता। पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाती है। जब तक प्रताप घर रहता है तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, परंतु ज्यों ही वह स्कूल चला जाता है त्यों ही वह चद्दर ओढ़कर पड़ी रहती है और दिन भर पड़े पड़े कराहा करती है। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि वे बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटे को देखते ही सुवामा ने उठकर बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसे भर्त्सना की दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई हो? देखो, तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुवामा ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे, यह निस्पृह और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूं, आज कुछ ज्वर हो आया है, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा हुआ है, निकाल लो। नहीं, तुम आओ, बैठो, मैं ही निकाल देती हूं। प्रताप, माता, तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य ही बीमार हो। एक दिन मैं कोई इतना दुर्बल हो जाता है। सुवामा हंसकर, क्या तुम्हारे देखने में मैं दुबली हो गई हूं? प्रताप, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं। सुवामा प्रताप का हाथ पकड़कर, तुम क्या जानो कि वे कहां रहते हैं? प्रताप, पूछते पूछते चला जाऊंगा। सुवामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गई। प्रताप उसकी यह दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो न हो सका। वह दौड़कर विरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक विरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वह अकुलाई हुई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढांके हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी से मुख छिपा रखा है। जब उसने हाथ हटाया तो आंसू दिख पड़े। चौंक कर बोली, लल्लू, क्यों रोते हो, बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया। विरन और सिसकने लगा। विरजन बोली, न बताओगे? क्या चाची ने कुछ कहा? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं विरजन, मां बहुत बीमार है। यह सुनते ही व्रजरानी दौड़ी और एक सांस में सुवामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी हुई है, आंखें मूंदी हुई है और लंबी सांसें ले रही है। उसका हाथ थामकर विरजन झिझोड़ने लगी, चाची, कैसा जी है, आंखें खोलो, कैसा जी है। परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब वह ताक पर से तेल उतारकर सुवामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी।
उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गई। विरजन, चाची, कैसा जी है? कहीं दर्द तो नहीं है? सुआमा, नहीं बेटा, दर्द कहीं नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूं। भैया कहाँ है? विरजन, वह तो मेरे घर है, बहुत रो रहे हैं। सुआमा, तुम जाओ, उसके साथ खेलो। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूं। अभी ये बातें हो रही थी कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुआमा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलने पर वो आ नहीं पा रही थी। इस समय वह सांत्वना देने के बहाने आ पहुंची। विरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आई, माँ आई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रोता रहा। फिर झटपट आंखें पोंछकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर उपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालीग्राम के मित्रों में से थे और जब कभी जरूरत पड़ती तो वे ही बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे बरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर न पड़ा था, परंतु अब समय मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का कुछ भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और इक्के वन से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसाद स्थान था। इक्का वान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन सुवामा के द्वार पर आ पहुंची। यहां इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वह सवेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुवामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी। समझ गई यह डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुवामा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोद में बिठा लिया। डर नहीं लगा? हमको बताया भी नहीं, यों ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहां पाती? यह कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हो। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुवामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बैठाकर बातें करते रहे। औषधियां साथ ले आए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए, परंतु जीर्ण ज्वर था, अतएव पूरे मास भर सुवामा को कड़वी कड़वी औषधियां खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुवामा उसकी बहन हो। एक बार सुवामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा, वह पैदल स्कूल जाता है, पैर गाड़ी मोड़ ले लेगा। विरजन और उनकी माता दोनों सुवामा की शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलंब भी कर जाए, परंतु विरजन वहां से एक क्षण के लिए भी न टलती। दवा पिलाती, पान देती। सुवामा का जी अच्छा होता तो वह भोली भाली बातों द्वारा उनका मन बदल लाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुवामा बहुत हठ करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निद्रा में मारे जुक जुक न पड़ती, वहां से उठने का नाम न लेती, वरन प्रायः वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने इससे कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन व्रजरानी सुवामा के सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थी और जिस प्रकार वृक्षों का कौमुदी लहराती है, उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट गया। ज्यों ही वह उसको उठाने के लिए झुकी कि सुवामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, विरजन, सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? विरजन ने माथा झुका लिया
और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको न बतलाऊंगी। सुआमा, मेरी अच्छी विरजन, बता तो क्या सोचती थी? विरजन लजाते हुए, सोचती थी कि जाओ हंसो मत, न बतलाऊंगी। सुआमा, अच्छा ले, न हंसूंगी, बताओ। ले, यही तो सब अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूंगी। विरजन, किसी से कहोगी तो नहीं? सुआमा, नहीं, किसी से न कहूंगी। विरजन, सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुआमा ने उसे छाती से लगाया और कहा, बेटी, वह तो तेरा भाई है। हाँ, भाई है, मैं जान गई, तुम मुझे बहू न बनाओगी। सुआमा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं, देखूं क्या कहता है। विरजन, नहीं नहीं, उनसे न कहना, मैं तुम्हारे पैरों पड़ूं। सुआमा, मैं तो कह दूंगी। विरजन, तुम्हें हमारी कसम है, उनसे न कहना।